नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। मैं दोबारा से शहीद स्मारक के यहाँ पर आता हूँ। लगातार 1 साल से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, आंदोलनों की आवाज़ों को बुलंद कर रहा हूँ हमारे चैनल के माध्यम से। यहाँ पर वही लोग आते हैं जो पीड़ित होते हैं, कहीं से परेशान हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पूरे भारत में एक राजस्थान हेल्थ मॉडल के नाम से जाना जाता है और सब राज्य आते हैं, उनके प्रतिनिधिमंडल, और यहाँ से कुछ लेके जाते हैं कि राजस्थान में हेल्थ सिस्टम बड़ा मजबूत है। लेकिन आप ये देखिए कहाँ मजबूत है। मैं शहीद स्मारक पर हूँ इस समय और यहाँ पर पैरामेडिकल के कुछ स्टूडेंट्स हैं। ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण है। क्या सरकार से इतना परेशान हो गए इनको या शहीद स्मारक पर आना पड़ा है? कुछ मांगे होगी, कुछ पोस्टर मैंने पढ़े हैं, उस पर लिखा हुआ है। और डायलिसिस मशीन हो, कैथ लैब हो, ऑपरेशन थिएटर हो और ईईजी मशीन हो, वहाँ पर काम करने वाले जो अभी कार्य कर रहे हैं वो ठेके के लोग हैं और अब ट्रेंड नहीं है। आखिरकार कैसे रिपोर्ट्स आती होगी, कैसे मरीजों को लाभ मिलता होगा, भगवान भरोसे हेल्थ सिस्टम चल रहा है। देखिए, ये राजस्थान का हेल्थ मॉडल है। एक तरफ आयुष्मान भारत की बात की जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरोगी की बात करते हैं और एक भजन लाल शर्मा जो अंतिम पंक्ति में बैठे विधायक को सीएम बनाया गया, और वो क्या कर रहे हैं आखिरकार। पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं इनको यहाँ पर क्यों शरण लेनी पड़ी? कड़ाके की सर्दी का सितम का दौर चल रहा है, ये टेंट लगा के यहाँ बैठे हैं। इनकी आबरू यही जानते हैं। बात करेंगे क्या विशेष मुद्दे हैं, कुछ बातें मैं भी पॉइंट आउट जो मैं मुझे बताया गया वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हम बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम चमन शर्मा है। मैं 2018-19 बैच से राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया हुआ है। ये सबसे बड़ी सरकार की, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी सरकार रही हो, हर सरकार में हमने अपनी आवाज उठाई है। और हमारे साथ इतना दुर्भाग्य है हमारे साथ जो हमारी जगह जो साथी लोग काम कर रहे हैं वो साथी काम कर रहा है जो 12वीं पास है, ठेके पे लिया हुआ, सेवा प्रदाता के द्वारा सेलेक्ट किया हुआ आदमी वार्ड बॉय बन के सर्जरी असिस्ट करवा रहा है, जिसका सीधा तो बहुत सामान्य बात है। एसएमएस के अंदर ब्लड बैंक जो चेक करते हैं, हाँ। वो अभी हाल ही में ब्लड चढ़ गया था, उसका सैंपल किसने चेक किया बताइए? उसका सैंपल अयोग्य स्टाफ ने चेक किया, ये इसका वार्ड बॉय ने चेक किया। इसका सीधा खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। उसका नाम है सचिन शर्मा। हाँ जी, जिसका एक जयपुरिया हॉस्पिटल के अंदर अधीक्षक का ड्राइवर इंजेक्शन लगाते हुए पाया गया। इंजेक्शन लगा रहा है और इसका सीधा खामियाजा सरकार को नहीं, जनता को, आम जनता को, जो सरकार बनाती है, इतनी मेहनत करती है, इसका खामियाजा इस जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये जनता अब नहीं सहेगी। ये सब अयोग्य स्टाफ जो है पीपी मोड पे लगे हुए हैं, जैसे भी सेवा प्रदाता टेंडर प्लेसी द्वारा लगे हुए हैं, ये सब हटाए जाएंगे और ये योग्य स्टाफ काम में आए। क्योंकि वार्ड बॉय के द्वारा सर्जरी असिस्ट करवाई जाती है, जिससे इन्फेक्शन के इतने कॉस्ट बढ़ जाते हैं, जिसके कारण मरीजों की दिन प्रतिदिन मौत रेट बहुत बढ़ रही है। एक तरफ गजेंद्र सिंह खीवसर जी, बीजेपी सरकार, भजन लाल शर्मा जी आईपीडी टावर बना रहे हैं, लोगों को इतनी चिकित्सा सुविधा बढ़ाने का वादा करते हैं। क्या ये धरातल लेवल पे अगर देखी जाए तो ये हकीकत है, जब मशीनों के लिए योग्य स्टाफ नहीं होगा, काम करने के लिए योग्य आदमी नहीं होंगे, क्या प्रदेश भर का ये मॉडल हेल्थ मॉडल बन पाएगा? कभी नहीं। सरकार सिर्फ कह रही है, लोगों को अंदरूनी बात धरातल लेवल पे ये कभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और हम जब बात करते हैं, 3 साल से हम परेशान हैं, अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से मिलते हैं तो हमें ये कहा जाता है आपने क्यों किया ये डिप्लोमा? क्या हमने आपको कहा था? सरकार को अगर जब ये भर्तियां नहीं निकालनी, सेवा नियम नहीं निकालने, तो इन कोर्सों को बंद कर दे। सरकार ने हाल ही में अलाइड हेल्थ केयर का गठन करके और जो फीस की गई है 55,000 रुपए फीस की गई है। क्या ये युवा, इतना गरीब किसान का बच्चा, ये इतना पैसा इसलिए खर्च करता है कि बेरोजगारी के धक्के खाए और आगे उनको रोजगार ना मिल पाए? तो फिर भाई एक बात करता हूं मैं, ये कैथ लैब में कौन काम करता है? फिर आप देंगे जवाब। कैथ लैब की बात करूं अगर यदि मैं, तो विगत दिनों खुद डॉक्टर दीपक माहेश्वरी जो प्रिंसिपल है एसएमएस मेडिकल कॉलेज के, उनके खुद के स्टंट डलाए और हमारे राज्य के, राजस्थान के जो मंत्री है देवाराम मोटासी जी, जिनके खुद के स्टंट डलाए, क्या उन्हें खुद को पता है कि कैथ लैब में किस व्यक्ति के द्वारा स्टंट डाले गए? डॉक्टर की बात मान ली, कौन सा वो टेक्नीशियन था जिसने आपके व्यू बनाए, जिसके जिन आर्टरियों का आपकी का पता लगा कि आपके इस आर्टरी में इस जगह पे ब्लॉकेज है, क्या उनको खुद को पता है? आज एसएमएस की अगर हम बात करें तो पूरे कार्डियोलॉजी के अंदर या पूरे एसएमएस के अंदर या पूरे राजस्थान के अंदर एक भी कैथ लैब टेक्नीशियन नहीं है।
तीन सवाल करना चाहता हूँ मैं सरकार से। पहला तो ये कि खुद डॉक्टर दीपक माहेश्वरी एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो जवाब दे कि कैथ लैब टेक्नीशियंस क्यों नहीं लगाए जा रहे। खुद कार्डियोलॉजी डॉक्टर हैं, खुद कार्डियोलॉजी के डॉक्टर होने के बावजूद उन्हें खुद विभागाध्यक्ष रहे हैं, विभागाध्यक्ष नहीं रहे, पहले रहे हैं। कुछ कुछ समय के लिए कुछ उनके भी प्रोफेसर थे जो कई विदेश चले गए थे, उनको कार्यवाहक बनाया गया था छोटे, फिर बाद में वो प्रिंसिपल बने हैं। अब मुद्दा ये है कि खुद कार्डियोलॉजिस्ट होने के बावजूद उनको पता है कि कैथ लैब टेक्नीशियन होना कितना अनिवार्य है। उनको पता है कि जेएल क्या होता है, जेआर क्या होता है, कैथ लैब टेक्नीशियन को पता होता है। उन्होंने तो कह दिया है कि 3/12 का स्टंट लेके आइए, और अगर यदि वहाँ आप ईसीजी टेक्नीशियन से कार्य करवा रहे हो तो ईसीजी टेक्नीशियन क्या करेगा वहाँ पे, या लैब टेक्नीशियन क्या करेगा। लैब टेक्नीशियन का वर्क क्या है, आपने जॉब चार्ट सबके बनाए हुए हैं। अगर यदि चारों कैडरों की बात करूं मैं कि ईसीजी टेक्नीशियन का काम ये होगा, कैथ लैब टेक्नीशियन का काम ये है, ईसीजी लैब टेक्नीशियन का काम ये है, तो क्या लैब टेक्नीशियन कैथ लैब में कार्य करने के लिए योग्य है? पहली सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि सरकार भर्तियां निकालती है, ठीक है, सरकार ने भर्ती अपनी ओर से निकाल दी, लेकिन पिछले 4 साल का या 5 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि जितनी भी भर्तियां हैं उन सब में कोर्ट केस चल रहे हैं। वो कोर्ट केस के चक्कर में कोई ना कोई भर्ती हमेशा अटकती है। फूड इंस्पेक्टर की भर्ती है, फूड ऑफिसर की भर्ती है, वो भी आज कोर्ट के चक्करों में चक्कर काट रही है। इस वजह से आज 50 किलो पनीर नष्ट करवा दिया, आज 200 किलो पनीर नष्ट करवा दिया। करवा किससे दिया भाई? अरे वहां पर भी बड़ा चल रहा है गालमेल। जो एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनकी भर्ती रुकी हुई है, उनका मतलब दस्तावेज सत्यापन हो चुका है, और उस जगह जो टेक्नीशियन लग रहे हैं फूड सेफ्टी की लैब के अंदर वो खुद नर्सिंग ऑफिसर है, कोई रेडियोग्राफर है, कोई क्या है, वहां पर भी अयोग्य है। सुनने में ऐसा ही आया। योग्यता और अयोग्यता तो अभी सीएम ने खुद ने फटकार लगाई है कि जल्दी से जल्दी उन एफएसओ को नियुक्ति दें, और जो डेपुटेशन पर लगे हुए हैं उनको मूलतः विभाग में भेजें। विभाग भर्ती भी निकाले और साथ में कुछ ऐसी प्रक्रिया या फिर कुछ ऐसा समाधान करे। डबल एजी जो हमने बनाए हुए हैं सरकार ने, वो डबल एजी उन पे अपनी राय प्रकट करके और भर्तियों को कोर्ट में ना अटकने दे। दूसरा पॉइंट। तीसरा सवाल मेरा यह है कि आपने जो राजस्थान का मॉडल दिया है चिकित्सा का कि राजस्थान अव्वल होना चाहिए, कितना अव्वल राजस्थान है देखिए आप कि जोधपुर में यूट्यूब पे देख के ईसीजी की जा रही है। इससे ज्यादा अव्वल क्या हो सकता है राजस्थान? क्या इसी के लिए क्या बात चिकित्सा मंत्री बने थे कि भाई फिर तो क्या नाम चिकित्सा मंत्री की क्या हो सकता है? ओएसडी से काम करवा लीजिए आप, ओएसडी भी आपके पास में है, एलडीसी भी आपके पास में, चिकित्सा मंत्री क्यों बनाया, मुख्यमंत्री क्यों बनाया? का एक बयान आया है कि जो आईपीडी टावर को पीपीपी मोड पर देंगे। भाई पीपीपी मोड पे ही देना है तो फिर ये ऐसे ही बेरोजगार घूमेंगे बच्चे, और दूसरा ऐसे ही अप्रशिक्षित टावर छोड़ेंगे। क्वालिटी मिलेगी, उसके पीछे तर्क उनका क्वालिटी मिल रही है ना। जोधपुर में कितनी बढ़िया क्वालिटी मिली है कि यूट्यूब पे देख के और ईसीजी कर रहा है बंदा। भाई ईसीजी देख यूट्यूब पे देख के और ईसीजी कर रहा है बंदा, इससे ज्यादा क्वालिटी क्या मिलेगी उनको? उसको पीपीपी मोड पे दीजिए आप। कितना बढ़िया, कितना बेहतर अफजल राजस्थान बनेगा आपका। अगर आपको पीपीपी मोड पे देना था तो करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए उसके मशीनों के? या जब उनको योग्य ईसीजी टेक्नीशियन या फिर योग्य डायलिसिस टेक्नीशियन या कैथ लैब टेक्नीशियन नहीं चाहिए, खुद कार्डियोलॉजिस्ट प्रिंसिपल होने के बावजूद खुद टेक्नीशियन नहीं मांग रहे कैथ लैब के। बड़ी बात है कई जगह तो हर तहसील स्तर पर डायलिसिस मशीन पहुंच गई है, धूल जमा हुआ मशीन के ऊपर, और महंगी मशीनें खरीदी गई है डायलिसिस। गुजरात की तुलना में जो सेम मशीन गुजरात में सस्ती दर पर खरीदी गई, राजस्थान में दुगने दर पर खरीदी गई। विधानसभा चुनाव से पहले उस पर काफी हंगामा हुआ विधानसभा के अंदर। हनुमान बेनीवाल ने वहां पर सवाल खड़ा किया, कालीचंद सर्राफ पूर्व चिकित्सा मंत्री ने सवाल खड़ा किया, फिर भी कोई मतलब अता पता नहीं है, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। ये है राजस्थान का हेल्थ मॉडल। तीसरा मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जितने भी टेक्नीशियन यहाँ पे धरना दे रहे हैं, तो क्या पक्ष का और विपक्ष का किसी भी नेता की या किसी भी विधायक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि भाई यहाँ आके इनके ऊपर संज्ञान लिया जाए कि भाई ये धरना क्यों दे रहे हैं, हमारी मांगे जो भी है उनको सुना जाए यहाँ के, और वो उस चीज को वहां तक पहुंचाए सीएम हाउस तक। मानते हैं सीएम का हर किसी से मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सीएम साहब को जो ये विधायक बनाए हुए हैं, इन्होंने विधायक बने हुए हैं, या हमारे जो भी ओएसडी बनाए हुए हैं इन लोगों ने अपनी खुद की पसंद के हिसाब से, तो क्या वो ओएसडी इनको वहां जवाब नहीं दे सकते कि साहब ये बच्चे हैं, ये बेरोजगार है? हर बार ओएसडी से मिला देते हैं आप, तो क्या ओएसडी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मुख्यमंत्री को ज्ञात कराया जाए चिकित्सा विभाग में जो इतने बड़े जो लेवल पे जो घपलेबाजी चल रही है ना, इसके लिए कोई भी चिकित्सा मंत्री हो, चाहे वो गजेंद्र सिंह खींवसर हो, चाहे पूर्व सरकार के कोई भी चिकित्सा मंत्री रहे हो, हम उन सब से एक ही बात कहना चाहते हैं
कि भाई जब अगर यदि आपको ये डिप्लोमा कोर्सेज 12 तरीके के चलाने हैं, डिप्लोमा भी चला दिए, साथ में डिग्री कोर्स भी चला दिए, जब आपको इतनी ही आवश्यकता है टेक्नीशियनों की, तो उनकी भर्ती क्यों नहीं निकाल रहे भाई? अब एक पॉइंट और है, अभी आपने बताया फीस का मामला कि 50,000 फीस है, ठीक है। डिप्लोमे की इतनी फीस नहीं होती है, ये तो एक तरीके से डिग्री की फीस वसूली जा रही है। डिग्री की तो 1 लाख रुपए फीस है, 95,000 गवर्नमेंट फीस है, ये रेटें चलती है। फिर उसके बाद में बेचारा कोई भी अगर किसी को लैब टेक्नीशियन कोर्स में एडमिशन लेना है तो कॉलेजों में पहले धक्के खाएगा वो, फिर कॉलेज वाले उसको मोटा डोनेशन मांगेंगे। अभी नर्सिंग काउंसिल का मामला उठा है अभी कि फागी में एक कॉलेज है जिसने नर्सिंग वालों ने 25-25 हजार रुपए उनसे डोनेशन मांगा है कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। पहले तो वहां अटेंडेंस के लिए धक्के खाओ, फिर डिप्लोमा करने के लिए धक्के खाओ। अभी काउंसिल का हाल जाके सुधरा है, उसमें भी लगभग 5-5 साल में डिप्लोमा हुआ है। क्या होगा पैरा मेडिकल काउंसिल का भी रजिस्ट्रार साहब, एक कौन सी फार्मा काउंसिल थी, डॉक्टर की कौन सी थी राजस्थान मेडिकल काउंसिल, उसके अंदर पता नहीं किसका फर्जी रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है, कुछ डॉक्टरों का। बाद में दैनिक भास्कर के एक पत्रकार अवधेश आकोदिया उनसे सवाल करते हैं, उनको कहा जाता है कि 10 लाख रुपए ले लीजिए, बात को दबा दीजिए, रफा दफा कर दीजिए। ऐसे जो फर्जी रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्टर आएंगे ना, तो ऐसे ही फर्जी टेक्नीशियन लगेंगे सर। अगर यदि ऐसे फर्जी डॉक्टर आते रहे तो ऐसे ही टेक्नीशियन चाहिए उनको, जो वार्ड बॉय हो और वो सैंपल खींचता रहे, उसको ट्रेन टेक्नीशियन की आवश्यकता नहीं है। सवाल करता हूँ, अभी आपने ही बताया था कि 10वीं 12वीं ट्रेन वहाँ पर ये जांचें कर रहे हैं, कैथ लैब में काम कर रहे हैं, डायलिसिस मशीन में काम कर रहे हैं, 10वीं 12वीं पास, वो कौन है ऐसे लोग? सर काफी लोग हैं, जैसे कामाटिया हॉस्पिटल में जाइए आप, पीपी मोड पे दे रहा है, वो 10th पास है, 11th पास है, और जबकि कोई तो आर्ट्स सब्जेक्ट से पास आउट लगवा है। सकते हो क्या आप? वो सर पीपी मोड पे आप जो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर आपके पास में, अगर आपके पास में ठेकेदार से करने की बात करने की क्षमता हो, उसको पैसा देने की क्षमता हो, तो आप भी पैसा तो नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है तो आपके लिए जॉब भी नहीं है। काम भी तो नहीं आता ना। आप बड़ा अप्रोच से कोई फोन लगवाइए, या तो सीएम से लगवाइए या फिर चिकित्सा मंत्री से। मतलब अनट्रेंड को लगा देंगे मुझे, यदि मैंने फोन करा दिया लगा देंगे। आपके पास में अप्रोच है कुछ तो आप जाइए। आप दे देंगे, यदि मैं ठेकेदार को पहुंचा दूंगा लग जाऊंगा, मुझे बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल ये हाल है। ये हाल है सर राजस्थान के चिकित्सा विभाग के। राजस्थान के चिकित्सा विभाग में जो कमियां थी उनको ध्यान में रखते हुए इन कोर्सों का उदय हुआ था सर। और आज दुर्भाग्य ये है राजस्थान का कि योग्य टेक्नीशियन तो इस सर्दी में यहाँ पर शहीद स्मारक पे बैठा है, और वहाँ पे जो जिसके पास चेक पैसा था वो वहाँ पे ब्लड बैंक में ब्लड इश्यू कर रहे हैं, ओटी में ओटी ऑपरेट कर रहे हैं, डायलिसिस की मशीनें पेटी पे पड़ी है। आपको ये पता है कि नहीं पता है कुछ ब्लड भी चोरी हुआ था अभी जेकेलोन से, ये प्लाज्मा जो चोरी हुआ था, पता है? हाँ सर बिल्कुल सर, मैं जेकेलोन में ही हूँ सर, संविदा पे लगाया हूँ, और ये काफी मुद्दा भी उठा, फिर उस मुद्दे को दबा दिया गया, और काफी ज्यादा से ज्यादा कोई भी परमानेंट में कहीं भी नहीं लगा, क्योंकि रूल्स ही नहीं बने हुए। काफी टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं, 8-10 साल हो गए हमें सेवा नियम को लेके भागते हुए, हर सीएमओ चक्कर लगाते हैं, सचिवालय चक्कर लगाते हैं, डायरेक्टरेट चक्कर लगाते हैं, पर वो ये बोलते हैं तुम्हारी फाइल सचिवालय गई है, सचिवालय से जाते हैं वहां बोलते हैं तुम्हारी डायरेक्टरेट में वापस भेज दी। क्या 4 साल में वो संशोधन नहीं हो पा रहा उनसे? फाइल एक बार चली गई, 2 बार चली गई, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 बार फाइल वापस जा रही है, आ रही है, तो क्या वहाँ योग्य कर्मचारी भी नहीं बैठे हुए जो उनमें संशोधन नहीं कर सकते इतने सालों में? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ उनसे। और एक डायलिसिस को मुख्यमंत्री जी ने लास्ट बजट में सीएससी पीएससी पे पहुंचा दिया, मशीनें जा चुकी है। एक तो जो दर थी अदर राज्यों से महंगी दरों पे खरीदी गई मशीनें, वो यहाँ पेटी पैक हर सीएससी पीएससी पे पड़ी है, 183 सीएससी पीएससी पड़ी है, मेरे पास सारी लिस्टें हैं। अरे आपके पास लिस्ट क्या बताइए? अब हमारे पास एक रिपोर्ट है कि जो मशीनें लगी हुई है जिसमें 20-20 टेस्ट होते हैं उन मशीन के अंदर, उनके एनालाइजर को फेंका गया है, बिल्कुल बिल्कुल एक्सपायर हो गए एनालाइजर बहुत और सारे। जो उनकी सीएमसी यूएमसी और आती है वारंटी पीरियड, वो भी खत्म हो चुके हैं, उनके चूहे कतर रहे हैं। बताओ वो मशीनों को कैसी विडंबना, जबकि हम डायलिसिस टेक्नीशियन यहाँ धरना देने को मजबूर हो रहे हैं, और वहाँ कई जगह पीपी मोड पे अयोग्य टेक्नीशियन जो अयोग्य कर्मचारी है या ठेकेदार के द्वारा लगाया हुआ या कोई जानकारी से अपनी जानकारी से लगाया वो लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में डायलिसिस में ओटी में, अभी ओटी का आप जोधपुर में देखा आपने, ओटी के अंदर किसी के पेट में टॉवल मिला, होल टॉवल, ओटी में ओटी होने के बाद उसके पेट में होल टॉवल छोड़ दिया गया। वो किस वजह से हुआ? ओटी टेक्नीशियन नहीं असिस्ट करने के लिए, इस वजह से ये कमियां हो रही है। आपने अभी कल की न्यूज रिपोर्ट है उसमें सीजर भूल गए, तो ये किसकी कमी है? क्योंकि ओटी टेक्नीशियन नहीं है उनके पास में ओटी असिस्ट कराने के लिए, पता नहीं कौन लोग कौन असिस्ट करवा रहे हैं, इसलिए ये कमियां हो रही है, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम चाहते हैं योग्य टेक्नीशियन जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड है उनको लगाया जाए, उनके पद सर्जित किया जाए आगामी कैबिनेट बैठक के अंदर। अब हमारी फाइल जो वित्त विभाग से लगभग क्लियर हो चुकी है, सीएमओ में जा चुकी है, तो हमारी यही मांग है कि आगामी जब भी
कैबिनेट की बैठक हो, उसमें अप्रूवल दिया जाए, अप्रूवल के साथ में हमारे पद सर्जित किया जाए और आगामी बजट है 2025 का, उसमें हमारी भर्ती की घोषणा की जाए। आप कुछ कहते हैं? एक तो भर्ती निकाली जाए इनकी जल्दी से जल्दी, सबसे पहली चीज तो। लेकिन भर्ती निकालने के बावजूद भी कुछ ना कुछ कमी विभाग द्वारा ऐसी छोड़ी जाती है कि वो भर्ती हमेशा कोर्ट में अटकती है। यार एक ये ऐसा कारण, ये ऐसा क्या है कि मतलब हर भर्ती जो है वो कोर्ट में जाएगी। चिकित्सा विभाग की अच्छा कोई लगता होगा अधिकारियों को, आपको भाई चाय पीना अच्छा कैंटीन की वहाँ, तो फिर कोर्ट के लिए बताओ ना कारण क्या है थोड़ा। कारण ये है कि डबल एजी राजस्थान सरकार के सब सोते हैं, वो सिर्फ बनाए हुए हैं कि ये डबल एजी है, खाली कि ये नाम के डबल एजी है, इनका काम कुछ नहीं है। अगर यदि मैं ईसीजी टेक्नीशियन की भर्ती की 2023 की बात करूं तो 23 ऐसे टेक्नीशियन है जिनको किसी ना कार्डियक इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन की वजह से रोक दिया गया, उनको नियुक्ति नहीं दी गई। और 155 बंदे ऐसे हैं ईसीजी टेक्नीशियन ही जिन्होंने समान योग्यता है, उनको योग्यता के आधार पर उनको चुन लिया गया 155 जनों को। और 23 जने ऐसे हैं जिन्होंने ईसीजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया है लेकिन उनको फिर भी रोक दिया। 2018 से ये मामला चलता हुआ आ रहा है, लेकिन डबल एजी 5 7 डबल एजी बदल गए, लेकिन फिर भी वो भर्ती का सॉर्ट आउट आज तक नहीं हुआ। सन 2024 आ गई, सन 2018 से 24 तक 6 साल से भर्ती में क्या सेवा नियम है क्या नहीं है। ऐसे तो ईसीजी टेक्नीशियन कैथ लैब में भी काम कर रहा है, इस हिसाब से तो कार्डियक इंस्ट्रूमेंट को सम्मिलित कर लो। आप कहते हो कि साहब ईसीजी टेक्नीशियन का काम अलग है, कार्डियक इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का काम अलग है, तो अलग अलग करिए ना भाई। क्या भर्ती को कोर्ट में अटकाने के लिए निकाल रहे हो? तो सबसे बड़ी मांग ये है कि भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए, लेकिन साथ में कोर्ट में जो भर्ती जारी है उसको रोकने के लिए या तो डबल एजी किराए से भर्ती को करवाया जाए ताकि कोर्ट में भर्ती ना जाए। सबसे बड़ी चोट ये युवाओं के साथ ये है कि कोर्ट में अटक जाते हैं। अभी आपने किस्सा बताया कि जो डॉक्टर दीपक माहेश्वरी है, उनका ऑपरेशन किसने किया, कुछ बता सकते हैं थोड़ा बहुत? मुख्ताराम देवासी जी का, वो कैबिनेट मंत्री जो है, मंत्री रहे। स्टंटिंग तो डॉक्टर्स के द्वारा की गई है, लेकिन जो वहाँ करवाई जिसने थी वहाँ के जो टेक्नीशियन है या तो वो लैब टेक्नीशियन थे या वो ईसीजी टेक्नीशियन थे। कैथ लैब टेक्नीशियन एक भी नहीं है वहाँ पे। पूरे एसएमएस में आप चक्कर काट लीजिए, पूरे एसएमएस क्या राजस्थान में आप चक्कर काट लीजिए, कहीं कैथ लैब टेक्नीशियन अगर आपको मिल जाए तो उसकी गारंटी है। देखो इन लोगों ने इतनी बातें बताई हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से हाल है राजस्थान के और स्वास्थ्य विभाग के जितने भी संस्थाएं काम कर रही है उनके हाल इन्होंने बताया है। कुछ और भी कहना चाहते हैं? एक बात और कहना चाहता हूँ, जब हम हमारी मांगों को लेकर जो विभागाध्यक्ष है, जैसे मैं डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ, हमारे विभागाध्यक्ष है डॉक्टर धनंजय अग्रवाल, जो भी वाइस कंट्रोलर भी है, वाइस चांसलर है आरयूएचएस के, तो उनके पास हमारी मांगों को लेकर जाते हैं तो वो ये बात बोलते हैं कि मेरे पास 4-4, 5-5 हजार में काम करने के लिए मजदूर है, तो मैं परमानेंट वैकेंसी के लिए तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्यों भेजूं, मैं क्यों गवर्नमेंट का घाटा कराऊं? उनकी कई बात है करने के लिए बिल पास करा लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपको पता है कि नहीं है? अभी हाल ही में कोई एक विवाद हुआ था कि उन्होंने अपने घर पे प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे बीसी को अनुमति नहीं है घर पे प्रैक्टिस करने की। ये एक संवैधानिक ओहदा पद है, लेकिन बीओएम की मीटिंग करवा के वो अप्रूवल ले लेते हैं। इस पर भी अभी मुद्दा गरमाया हुआ है और वो ये बात बोलते हैं कि 4-4, 5-5 हजार की मजदूर रखे हुए हैं। सर वो ये जयपुरिया के डॉक्टर को पाकिस्तान बता देते हैं कि पाकिस्तान चले जाएंगे। वो यही है सर, ऊंची पोस्ट में है और इसलिए वो हमें ये बात बोल देते हैं आज कि क्योंकि फिर अगर मजदूरी बोलना है तो फिर ये कोर्स क्यों करवा रहे हो? आप क्यों स्टूडेंट के भरोसे बैठे हो? आप जाइए एसएमएस में कितने स्टूडेंट है, अगर आपको मजदूरों से काम करना, आप जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं आप उनको मजदूर कह रहे हैं, सबसे मेन बात तो ये है। अच्छा, तो हम ये कुछ कहेंगे? सर मैं राहुल राय डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ। हमारे यहाँ पे जब मोदी जी, सर मैं कॉन्टेक्ट बेसिस पे लगा हूँ, एसएमएस में लगा हुआ हूँ। एसएमएस में लगे? हाँ सर, ठीक है। हमारे यहाँ पे डायलिसिस टेक्नीशियन ओनली पोस्ट 6 है और जो नर्सिंग स्टाफ है वो 28 काम कर रहे हैं। जब डायलिसिस टेक्नीशियन से काम हो रहा है, आपका नर्सिंग स्टाफ से आप काम करा रहे हो, तो फिर आपको डायलिसिस टेक्नीशियन क्यों कर रखे आपने? जब डायलिसिस टेक्नीशियन ही काम करना चाहिए ना, तो वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ क्यों रख रहे हो आप? एलटी काम कर रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर 16 एलटी काम कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, जहाँ पे डायलिसिस टेक्नीशियन होने चाहिए। अभी आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज के अंदर 6 मशीनें ओपन की गई है, वहाँ पे एक भी डायलिसिस टेक्नीशियन नहीं है। वहाँ पे सारे नर्सिंग स्टाफ लैब टेक्नीशियन काम कर रहे हैं। जो वो तो बजाला सरकार के एरिया के अंदर आता है, विधानसभा एरिया में आता है उनके, वहाँ पे वो कह रहे हैं आरयूएचएस को हम इतना आगे बढ़ाएंगे, इतना आगे बढ़ाएंगे। अभी तक वहाँ पे डायलिसिस टेक्नीशियन उन्होंने स्टार्ट कर दिया, डायलिसिस इतना आगे बढ़ाएंगे कि अयोग्य इलाज करेंगे, अयोग्य इलाज करेंगे। और क्या है, वाटर्स को कम करना, और कुछ नहीं है। डायलिसिस टेक्नीशियन अगर हम अधिकारी के पास जाते कि हमारी परमानेंट पोस्ट निकाली जाए या हमारे लिए कुछ किया जाए, तो वो कहते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन की यहाँ होता भी है डायलिसिस, यहाँ टेक्नीशियंस की पोस्ट है भी क्या?
क्या? उन्हें यही नहीं पता कि यहाँ पर इतने डायलिसिस टेक्नीशियन, इतने मतलब हम तीसरा स्तंभ है, पैरामेडिकल तीसरा स्तंभ है स्वास्थ्य का, अब लेकिन स्तंभ उनको खुद मत मानिए इस जमाने में। अब स्तंभ गए सब। एक लेकिन- सत्य में जयते एक अशोक स्तंभ है, उसके अलावा कोई स्तंभ नहीं है। उनको ये चीज लगती ही नहीं मीडिया है। वालों को भी कहते हैं चौथा स्तंभ है, मीडिया वालों की भी नहीं सुनते हैं। उनको लगता हमारा इतना ज्यादा शोषण हो रहा है कि अगर हम लोग उनके पास जाते तो उनके हमारे पास सेवा नियम नहीं, तो वो ये कहते हैं हम आपको किस बेसिस पे रखें, आपके पास ऐसा क्या है, हमारे पास ऐसा कोई पद नहीं है जिसपे हम आपको ले सके, हमारा कोई पद ही, अगर हमारे सेवा नियम नहीं है तो उनके पास हमारे को लेने के लिए कोई पद नहीं है। अभी अगर हम जैसे मैं जेएलएन में ठेके पे लगी हुई हूँ, हम 7,000 8,000 में हम लोग नौकरी कर रहे हैं, तो वो लोग ये कहते हैं कि अगर ये 7,000 8,000 में हमारे को पास टेक्नीशियन है तो हमें जरूरत नहीं है कि परमानेंट पद निकाले जाए। अगर हम टेक्नीशियन है तो वहाँ नर्सिंग स्टाफ के होते हुए भी अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट को तो वो भी हमें ही देखनी है, पेशेंट के नीडल लगानी है वो भी हमें देखनी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक डायलिसिस टेक्नीशियन सिर्फ मशीन ऑपरेट करता है, लेकिन हमारे सेवा नियम नहीं होने की वजह से हमें मशीन भी ऑपरेट करनी है, हमें पेशेंट को भी देखना है। हर सीएससी पीएससी के ऊपर मशीन आई गई है। अगर नर्सिंग स्टाफ, अगर अयोग्य लोग अगर वहाँ काम करेंगे, वो मशीनें कितने टाइम चलेगी? अगर हम योग्य लोग अगर उस मशीन को ऑपरेट करेंगे तो उसकी लाइफ, लॉन्ग लाइफ चलेगी वो। लेकिन अगर यही चीज दूसरे जो सीखे हुए नहीं है अगर वो चलाएंगे तो कितने टाइम? डायलिसिस मत मंगाइए, बंगाल से मंगा लीजिए किडनी। अभी आपने देखा ही होगा कैसे रैकेट चला है। बट बंगाल से बंगाल से क्या हो, बांग्लादेश से, सॉरी। अगर हम और बंगाल ऐसे की- ट्रांसप्लांट, अगर हम ऐसे ट्रांसप्लांट करने लग गए तो मरीजों की मरने की संख्या बढ़ती जाएगी और जीने की संख्या कम होती जाएगी। वेरी गुड, सही है। अगर आप पैसे एक देके, तरफ मोहन भागवत कह रहे हैं कि थोड़ा तादाद बढ़ाइए जनसंख्या की। अगर हम पैसे से किडनी, अगर मान लो मेरे रिलेटिव नहीं है और आज मैंने पढ़ा अखबार में, पढ़ो, मोटा मोटा स्टेटमेंट आया है, कहीं बोला है कि उन्होंने कि भाई जनसंख्या बढ़ाई है। अगर हम जैसे मेरे रिलेटिव नहीं है और मैंने पैसे से किडनी खरीद के किडनी लगवा ली, किडनी ज्यादा नहीं चलेगी। अगर हम लाइफ, अगर पेशेंट है उसकी लाइफ बढ़ाना चाहते तो हमें हमारे रिलेटिव की किडनी, मैच होने वाली किडनी ही लगानी पड़ेगी। हम ये मानते हैं कि कैडेवर की किडनी लगाई जाती है क्योंकि उसमें हम सारी मैचिंग करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि बंगाल से किडनी खरीदी या कहीं और से किडनी खरीदी और लगा दी, वो पेशेंट जिंदा नहीं रहेगा, वो ज्यादा नहीं जिएगा। ठीक बताइए, कोई बता रहा था कि कोई मैडम के पास गए थे तो मैडम ने कुछ जवाब दिया, गायत्री राठौड़ ने एसीएस मैडम ने कि क्या कहा था? जी सर, मैडम ने जो एसीएस मैडम है, जो हेल्थ सेक्रेटरी है, उन्होंने हमने जब भर्ती के लिए सेवा नियम के लिए बात की तो उन्होंने कहा क्या तुम सरकार से पूछ के- गायत्री राठौड़ ने क्या या रश्मि ने कहा? रश्मि जी ने कहा। गायत्री राठौड़ जी है, जो हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि तुम सरकार से पूछ के पैदा हुए थे क्या? ये काफी वायरल भी आया, न्यूज में भी आया। और अभी जब 2 दिन पहले गए तब उनसे ये सेवा नियम के लिए बात किया तो उन्होंने कहा कि कौन से सेवा नियम बनेंगे, तब बनेंगे, 8-10 साल भी लग सकते हैं, कितने भी साल लग सकती है, और काम करना तो करो, नहीं तुम्हारे जैसे हमारे पास बेरोजगार खूब है, हम दूसरे कहीं से भी लाके लगा लेंगे। अब आते हैं, कोई वो कितना तनख्वाह मिलता है ऐसे ठेके पे? ठेके पे 6,500 रुपए, 6,500 में क्या होता है? 6,735 रुपए, प्रेस के 6,735 रुपए मिलते हैं। यदि खर्चा भी माने, चाय से सर जयपुर का रूम रेंट नहीं होता है, लेके- कहाँ से माइनस में जा रहे हैं? कहाँ से घर वालों से मंगाने पड़ते हैं। कोर्सेज करने के बाद 2 साल कोर्स करने के बावजूद घर वालों से मंगाने वाले पड़ते भेज देते हैं क्या? हैं। भेजते हैं घर वाले, भेजेंगे हाँ? घर वाले तो भेजेंगे। लोग क्या कहते हैं, माइनस में जा रहे हो? घर वाले ये बोलते हैं वहाँ से छोड़ के खेती करने के लिए जाना है। छोड़ दिया हमने जयपुर छोड़ चुका है। अच्छा। जयपुर छोड़ के घर पे खेती करनी पड़ रही है वापस जाके। यहाँ पे 2 साल डिप्लोमा करने के बावजूद घर पे जाके काम करना पड़ रहा है, वही खेती बाड़ी करनी पड़ रही है। तो इसीलिए लग रहा है इतना महंगा घड़ी पहना हुआ है, प्रेस के कपड़े पहने हुए हैं, जूते बढ़िया पॉलिश वाले पहने हुए हैं, हाँ। बढ़िया शेविंग को सेट किया हुआ है, बालों में अच्छा सा सेटिंग वेटिंग कराया हुआ है, तो इससे लगता है 6,500 में तो काम नहीं चलता है। सर नहीं चलता ना, पापा बेचते हैं। अरे पापा बेचते हैं, कितना हाँ। बेच देते हैं? काम करना 15 से 20,000 रुपए। सर अभी क्या है, जो हमारे जो पूरे चिकित्सा मंत्री रहे रघु शर्मा जी, जो हमारे पास 5 मिनट में पधार रहे हैं यहाँ, हमारे मांगों को आगे सरकार तक पहुंचाएंगे। 5 मिनट में रघु शर्मा जी हमारे शर्मा पास की भी बात कर लेते, जब पूर्व की वो जो चिकित्सा मंत्री थे तब मानी कि नहीं मानी उन्होंने? सर उनको भी हमने काफी लेटर दिया, उनकी सरकार में भी हमने काफी मुद्दा उठाया, पर उन्होंने भी पूछूंगा ये, और आपको बिल्कुल सर, मैं जवाब आमने सामने करा दूंगा। बिल्कुल सर, आमने सामने कराइए सर। हाँ, अभी आने वाले हैं सर, 5-10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। सवाल पूछूंगा, बिल्कुल सर, कोई नहीं, पूछ सकता हूँ सवाल? हाँ सर पूछिए आप, हम जवाब देंगे, बाकायदा हम करेंगे। गए तो सर हम गए, क्या हम करते हैं। और चिकित्सा मंत्री यहाँ आने वाले हैं, रघु शर्मा, उनसे हम सवाल करेंगे इनके द्वारा बताए हुए सवालों पे। ठीक है, अब कब आ रहे हैं? आ रहे हैं सर, तो बोल रहे हैं कि अभी कुछ टाइम में पहुंचने वाले हैं। क्या कहा था उन्होंने तब?
तब उन्होंने कहा था कि करते हैं। पहली बात तो जब फर्स्ट टाइम पे उनके पास गए थे तभी उनका भी वही आंसर था, क्या होता है डायलिसिस, ये होता क्या है, तभी उनका आंसर ये था। आज भी जो नया चिकित्सा मंत्री उसके पास जाते हैं तो उसका ही आंसर ये होता है, क्या होता है डायलिसिस। जब आप चिकित्सा मंत्री बन गए, आपको यही पता नहीं डायलिसिस होता क्या है, फिर आप किस लिए बने हो? आप अपना पद छोड़ दीजिए, इसकी बजाय ओएसडी वगैरह जितनी उन्हीं से काम करवाना है तो आप उन्हीं को लगा लीजिए ना। क्यों गवर्नमेंट के इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, हर साल 5 साल से चुनाव हो रहा है। देखो जिस तरह से इन्होंने पूरा मामला बताया है कि कैसे हाल है पैरामेडिकल वालों का और किस तरह से इनको तनख्वाह मिल रही है और अनट्रेंड स्टाफ हॉस्पिटल्स में काम कर रहा है। राजस्थान हेल्थ मॉडल के बारे में दुहाई देते हैं कि हमारा राजस्थान का हेल्थ मॉडल ऐसा है, लेकिन आप राजस्थान का हेल्थ मॉडल को समझिए। पैरामेडिकल स्टाफ के माध्यम से केथ लैब में कौन काम कर रहा है, डायलिसिस मशीन कौन चला रहा है और पेशेंट को कौन मॉनिटर कर रहा है, ईईजी मशीन को कौन चला रहा है। देखिए हाल, मरीज बचेगा, जान बचाएगा या ऊपर जाएगा, ये आप तय करेंगे। डॉक्टर करवा लेंगे, लेकिन इंजेक्शन कौन करेगा, जांच कौन करेगा। तो देखिए पैरामेडिकल के स्टूडेंट ने किस तरह से बताया, इस सब बड़ा विस्तार से इन्होंने समझाया। आज समझ सकते हैं कि राजस्थान की नब्ज, भारत की नब्ज कैसी है। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।